अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था वो आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास के बाद। और उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नजर आया, जो एजेंडा था इस मुलाकात का उसमें महंगाई, मईशत, कश्मीर कॉज, इसके अलावा उन्होंने बजट के हवाले से बात की, इसके अलावा मरदमशुमारी, और आखिर में वो उस पॉइंट पे आए जिसका सबको इंतजार था। आखिर में उन्होंने बात की पीडीएम पर, और बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पे ये बात कह दी कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन्होंने पार्लियामान से इस्तीफ़े देने हैं वो इस्तीफ़े दे दें, लेकिन हम पर अपने फैसले मुसल्लत ना करें। ये वो बातें हैं जो बार बार कही जा रही थी, लेकिन आज ऑफिशियली कन्फर्म किया जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस पर बात की। और साथ ही जो सबसे बड़ा उनकी तरफ से मुतालबा किया गया वो था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए शो कॉज जारी करने पे। हम इसी सारे मामले को ज़ेरे बहस लेके आएंगे। आज मैं अपने पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं अता तारड़ साहब, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उसके अलावा पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी शहरा रजा साहिबा, जो कि साबिक डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं, और तजिया हासिल करेंगे। हमने खास तौर पे प्रोग्राम में मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, आपके हमारे सबके पसंदीदा इफ्तिखार अहमद साहब से, जो कि हमसे ओवरऑल इसके ऊपर अपना एक कॉमेंट देंगे कि सूरत हाल को वो कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं। सबसे पहले हम नून लीग की तरफ जाएंगे। अता तारड़ साहब, आप हमें सबसे पहले अपना रिएक्शन दें बिलावल भुट्टो ने जो बातें आज कही उसके ऊपर। खास तौर पे हमें ये बताइए कि क्या आप लोग गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी से? बहुत शुक्रिया अफसा साहिबा। मेरा इस पे काउंटर सवाल पीपल्स पार्टी से ये है कि क्या वो माफी मांगेंगे कि जब हमने खुर्शीद शाह साहब को स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाला जो असद कैसर साहब के खिलाफ इलेक्शन था, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं डाला इमरान खान साहब के खिलाफ, क्या पीपल्स पार्टी माफी मांगेगी कि जब बाप के साथ मिलके बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत गिराई गई तो उसका जिम्मेदार कौन था, और उसकी माफी मांगी जाएगी? क्या पीपल्स पार्टी माफी मांगेगी कि जब संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया गया और अपना डिप्टी चेयरमैन मांदीवाला को बनवाया, क्या उस बात की माफी मांगी जाएगी? क्या माफी मांगी जाएगी कि हमने अपने 83 के 83 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को दिए और फिर सेनेट में उनको चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए अपने सारे वोट डाले, और इन्होंने बगैर पूछे बगैर बताए उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनवा दिया और आजम तारड़ साहब की हिमायत नहीं की? क्या उस चीज की माफी मांगी जाएगी? और क्या, मैं एक ऑफर भी करता हूं, चले माफिया तो मैंने 6-7 गिना दी, मैं ऑफर करता हूं इनको पीपल्स पार्टी को कि आए, आपके पास 4 बाप के मेंबरान शामिल है ना, वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ रहे हैं, लेट्स गेट टुगेदर। 27 लोग हमारे पास हैं, 30 आपके पास हैं, तो तकरीबन 57 वोट आपके बन जाते हैं। आए सुबह नो कॉन्फिडेंस करें और संजरानी को गिरा दें। क्या वो 4 बाप के मेंबरान पीपल्स पार्टी के कहने पर संजरानी साहब को घर भेजेंगे? क्या पीपल्स पार्टी एक्चुअली चाहती थी कि चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बने, या ये सिर्फ आई वॉश था? ये सारी बातें करने के बाद मैं अपनी जाती राय आपको देना चाहता हूं। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज ये टोन नहीं अपनानी चाहिए थी। जब आपने गलतियां की हों तो आप उसको मेंड करते हैं, आप गलती पे गलती नहीं करते। माजी में रजा रबानी साहब हमने सपोर्ट किया बतौर चेयरमैन सेनेट, इन्होंने संजरानी साहब को सपोर्ट किया। यानी मैं क्या क्या चीज यहां पे उसका जिक्र करूं, एंड हमने कभी भी इनके साथ कॉन्फ्रंटेशनल रवैया नहीं रखा। हमने हत्तल वजाक कोशिश की कि इनके साथ बैठ के खुश असलूबी से मामलात को तय किया जाए, मगर जी मैं बिलावल साहब को अब भी मशवरा दूंगा कि कॉन्फ्रंटेशन अच्छी नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड रहे तो बेहतर है। अब भी देर नहीं तारड़ हुई, साहब, आप आगे जी। तारड़ साहब, आप इस पे भी कमेंट करें। आप उनके अंदाज के ऊपर जरूर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो उन्होंने भी वाजे की, उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। कभी आजम तारड़ साहब को नॉमिनेट करके, कभी इस्तीफों की बात, जिस बारे में हमारी पॉलिसी वाजे थी, क्लियर थी कि हम पार्लियामान से ऑपोजिशन करना चाहते हैं, उस रास्ते से सियासत करना चाहते हैं, और कभी शो कॉज नोटिस देके। इस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? फिर हम इफ्तिखार साहब की तरफ जाएंगे। देखिए, आजम तारड़ साहब की नॉमिनेशन का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, और जब गिलानी साहब के सेनेट के अंदर बहस हो रही थी
تو आजम तारड़ उनके हक में लीगल आर्गुमेंट्स दे रहे थे, और आजम नजीर तारड़ की नॉमिनेशन, आजम नजीर तारड़ एक ह्यूमन राइट्स के भी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए लॉयर्स मूवमेंट में अपना किरदार अदा किया है, और इस बात को बहाना बना लेना, लेकिन पीपल्स पार्टी के इस पे इख्तलाफ तो उन्होंने रिकॉर्ड पे लाए थे ना अता साहब। मुझे ये बताइए अफसा साहिबा, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कि इनको काफ लीग पे इतराज नहीं है, जिसके दौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, इनको उस किसी चीज पे इतराज नहीं है जिसको ये कातिल लीग कहते थे, उनको साथ बिठाने के लिए ये तैयार हैं, उनके साथ पंजाब में हुकूमत बनाने को तैयार हैं, और आज हमें बातें करते हैं। देखें, इसको बहाना ना बनाया जाए। आजम तारड़ साहब एक बहुत ही न्यूट्रल नाम है, इन्होंने तब एतराज क्यों नहीं किया जब हमने इनको सेनेटर के लिए नॉमिनेट किया था? ये आफ्टर थॉट है, ये एक आफ्टर थॉट है, इनको बाद में ख्याल आया है। और अब इसको बहानेबाजी के मामलात को खराब करने के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि मॉरली और एथिकली गलत चीज है। ठीक है, हम आपकी बात पे शैला रजा साहबा से कमेंट ले लेते हैं, और इफ्तिखार साहब आखिर में हम आप चाहेंगे कि दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुन लें और इसके ऊपर अपना पेश करें। शैला रजा साहबा, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जो अता तारड़ साहब बात कर रहे हैं कि आपको काफ लीग से एतराज़ नहीं हुआ था, जो कि आपके अब आके आपको आजम तारड़ साहब के ऊपर एतराज़ हो रहा है, इसके अलावा आप इस पर भी कॉमेंट करें। इससे पहले जो पॉइंट्स इन्होंने रेज किए कि कहीं ना कहीं उनको तजाद नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी के नून लीग से जो एतराज़ात हैं उनके अंदर, आपका क्या कॉमेंट होगा? जहाँ तक काफलिक की बात है, तो इनको मालूम होना चाहिए कि जब फैक्ट फंडिंग मिशन आया था, उससे काफलिक के सारे लोग गुजरे थे, और जब एमक्यूएम जो हर फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, उसने छोड़ने की बात की थी, तो जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट थी, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो काफलिक ने हमारा साथ दिया था। तो अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शैला रजा साहब, आप इस ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रही थी, आप मुकम्मल कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि काफ लीग को हमने ऐसे ही उठा के साथ नहीं मिला लिया था कि अचानक किसी पार्टी को 5 सेनेटर दे दें। उन जो फ्रांस से मिशन आया था बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के सिलसिले में कि वो फैक्ट्स देखे, उसके सामने से ये तमाम लोग गुजरे थे, और उन्होंने खुद अपने मुंह से ये इकरार किया था कि आइंदा हम किसी डिक्टेटर का अलायकार नहीं बनेंगे, डिक्टेटर चला गया, हम और अपनी पॉलिसीज से हमें बेखबर रखा। इस तरह की बातें बड़ी खुल के हुई थी। और पीपल्स पार्टी सिर्फ 126 मेंबर के साथ थी, और 126 मेंबर में जब एमक्यूएम ने हस्बे मामूल जो है वो छोड़ना और शामिल होना और ये सब करना शुरू किया, क्योंकि ऐसी जमातें इशारों पे चलती हैं, तो फिर काफ लीग को जो है उसने सपोर्ट किया था, और हमने ये 5 साल पूरे किए थे। तो ये बात कोई ऐसी नहीं है। आप भी इस वक्त पंजाब में आपने पीटीआई से बात की, और मैं सीधा एक बात कह देना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी की कोई नौकरी नहीं है पीडीएम में, पीपल्स पार्टी का किरदार है। और अगर आप जदोजहद का जो लाहे अमल था उसका 7वां और आखिरी पॉइंट पढ़े, तो उसमें ये सीधी बात की गई है कि असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर आईनी तरीकों पर अमल करते हुए जदोजहद की जाएगी, और किसी मुनासिब वक्त पे इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसमें ये भी जिक्र था कि एक कमेटी होगी। मुझे ये बताएं कि आपने लॉन्ग मार्च की बात की, लॉन्ग मार्च आपने ऐलान कर दिया, उसको इस्तीफे से नथी कर दिया, आपने कौन से इससे पहले जो है मीटिंग बुलाई? मैं जल्दी से एक सवाल चाहती हूँ कि मैं आपसे कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। आपके ख्याल में, आप सब लोग इस पे तबसरा कर रहे हैं, ज्यादा सेफ एग्जिट ना होता पीपल्स पार्टी का कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रहते हुए पीडीएम में ये सवाल उठाती कि हम अवामी मामलात के ऊपर करना चाहते हैं, हम पार्लियामान की सियासत करना चाहते हैं, और इससे बिल्कुल मुतजाद ख्याल था नून लीग का पहले दिन से, वो और तरीके से करना चाहते थे। आप लोग सबसे पहले ही लोगों को मालूम है कि पीपल्स पार्टी में इस्तीफे पर हमने रिजर्वेशन का इजहार किया था, और हमने कहा था कि हमारी सीईसी
کا فیصلہ کرے گی. استعفے ہمارے ضرور جمع ہو گئے تھے, لیکن ہم نے یہ کہا تھا, اور پی ڈی ایم کی اتنی ساری جدوجہد جو ہے اس نے اتنا اثر نہیں ڈالا تھا. جب پیپلز پارٹی کی تجاویز پر عمل کیا گیا تو عمران خان کو بکے ہوئے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. آپ جو ہیں لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ استعفے نفی کر رہے ہیں, اور ایک پارٹی جس کا بنانے میں اہم کردار ہے, جس کے اہم کردار سے بہت کچھ ہوا, آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے اور آپ نے اعلان کر دیا. پھر یہ بات کر رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی, تو جس دن پیشی تھی مریم صاحبہ کی اور پھر وہ نہیں ہوئی, انہوں نے خود بخود اعلان کیا کہ اعظم نذیر تارڑ ہوں گے, جبکہ پورا سوشل میڈیا اس سے 4 دن پہلے سے بھر گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ریزرویشن ہے اعظم نذیر تارڑ کے نام پہ, اور سعدیہ عباسی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک جونیئر نام ہے. اسی طرح فرحت اللہ بابر والے معاملے پر بھی جو ہے آپ نے جا کے وہاں پہ امجد آفریدی کو سپورٹ کر دیا. تو یہ سارے ہمارے بھی مسائل تھے, ہم بھی اس پہ بات کرنا چاہتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ ایک سیٹ پر جانے بھی گئی, دوبارہ الیکشن بھی ہوا, پورا ہنگامہ بھی ہوا, آپ وہاں پہ جشن منا رہے, اور جو ہماری حکومت ہے ہم وہاں سے استعفے دے دیں. جی بالکل شیلا صاحب, ہم افتخار صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں. آپ لیکن جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ آج سے نہیں موجود, یہ تحفظات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ڈیفرنسز یہ پہلے سے تھے. تو اب یہ شو کاز کے بعد, الزامات کی بھرمار کے بعد یہ سب باتیں کیوں پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح کی جا رہی ہیں؟ افتخار صاحب آپ پہلے ہی کر دی تھی, آپ لوگ کہتے آ رہے تھے, لیکن آپ کے چیئرمین صاحب نے آج واضح طور پہ سی سی کی میٹنگ کے بعد کہا. بہرحال وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. افتخار صاحب آپ کے خیال میں ڈفرینسز اور جو کانفلکٹس ہیں ان دونوں جماعتوں کے درمیان, حکومت پہلے سے کہتی آ رہی تھی کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے, یہ دو جماعتیں ساتھ نہیں چل سکتی, اور آج پھر حکومت آ کے یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا. تو آپ کا اوور آل کیا تبصرہ ہوگا جس طریقے سے پی ڈی ایم میں یہ سپلٹ سامنے آ رہی ہے؟ حکومت کی بات کو چھوڑیں, انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور ان کا پتہ نہیں وجود کیا ہوگا فیوچر کے اندر. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں حقیقت میں ہیں, اور کسی حد تک اگلے الیکشن تک شاید اے این پی بھی خیبر پختونخوا کی حد تک حقیقت ہوگی. بنیادی سوال یہ ہے کہ 2007 میں جو معاہدہ ہوا تھا نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان, اگر یہ دونوں فریقین اس معاہدے کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ سب کچھ تماشا نہ ہوتا جس تماشے کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہ زبان استعمال نہ کی جاتی جو آج میں نے بھی سنی ہے, اور یہ لہجہ استعمال نہ کیا جاتا. دیکھیں, پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. اب سیاست جدھر جا رہی ہے وہ بڑی خوفناک صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. جو طاقتیں پاکستان کے اندر فیڈرلزم کے خلاف ہیں اور فیڈریشن کے بارے میں مختلف رائے رکھتی ہیں ادر دین دا پیپلز پارٹی کی رائے سے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی رائے سے, یہ وہی چاہتی ہیں کہ پارٹیاں صوبائیت میں پھنس جائیں اور نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو پرفارم نہ کر سکیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی تھی, چاروں صوبوں میں ان کی اپنا موجود تھی ایک پوزیشن. کیا ان کے اس رویے سے اس پوزیشن کو برقرار رکھنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا جواب ہے ایسا نہیں ہوگا. یہ سندھ تک محدود ہو جائیں گے, پاکستان مسلم لیگ پنجاب تک محدود ہو جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ این پی کے پاس کوئی چانس ہے اتنے بڑے مارکا کرنے کا وہاں پہ کے پی کے میں, کیونکہ کے پی کے میں جو طاقت ہے اس کا پی ٹی آئی کی ہے, ان کی دوسری حکومت چل رہی ہے وہاں پہ, اور مولانا فضل الرحمان ایک وہاں پہ ریئلٹی ہوں گے اور کچھ پیسے والے لوگ وہاں پہ ریئلٹی ہوں گے. جہاں تک ہے بلوچستان میں وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری باپ پارٹیاں بن سکتی ہیں, اور وہاں پہ ایک کیپیسٹی ہے ان لوگوں میں تو ایسی پارٹی بنا سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں کیا ہم فیڈرلزم کی جو پالیٹکس ہے, جو فیڈریشن کی پالیٹکس ہے, اس سے ہم کہیں دور جا رہے ہیں؟ اور کیا کوئی سازش تو نہیں ہے کہ ایسا وفاقی حکومت بنے اور ایسی وفاقی پارلیمنٹ بنے کہ جس میں کسی کے پاس 2/3 میجورٹی ہو ہی نہ, یا کل سمپل میجورٹی بھی نہ ہو, اور ایک ہنگ پارلیمنٹ آ جائے؟ یہ ساری کھیل مجھے اس کا ایک حصہ لگتا ہے. دیکھیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ووٹ ملے پنجاب میں سے کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں تھی, اور پیپلز پارٹی کا ووٹر پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. اگر میں اس فلسفے کو مان بھی لوں تو کیا سارا کا سارا ووٹر واپس چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جنریشن کی گیم ہے. 2000 کے بعد پیدا ہونے والے لڑکے اور بچے اور ووٹرز میں آج 21 سال کے ہو گئے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہے کیا, ان کو تو پتہ نہیں ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی کیا ہے, بینظیر کی قربانی کی وجوہات کیا ہیں, اور کس حالات میں انہوں نے قربانیاں دی. اصل میں پنجاب نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو نہ صرف گلے لگایا ہے بلکہ پورا اکاموڈیٹ اس لیے کیا ہے
कि उनकी जो कुर्बानियां हैं ना उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आप 1970 का इलेक्शन देख लें, पीपल्स पार्टी लाहौर में बनी, लाहौर के अंदर से पंजाब से जीती, सारी कौमी असेंबली की सीटें पंजाब से ज्यादा लेके गई और खुद पंजाब के अंदर उसने गवर्नमेंट फॉर्म की, सिंध में गवर्नमेंट फॉर्म की उसने आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला के। जी तो ये हिस्ट्री को हम देखें, हम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट न करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भी कि हिस्ट्री को आगे लेके जाएं और तारीख में वो रास्ता अपनाएं जिससे डेमोक्रेसी को हम बचा सकें, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन को बचा सकें, और जो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, ये जो अप्रोच है इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये इख्तिलाफात आजम नजीर तारर पर या किसी ए और बी फर्क पे मैं नहीं समझता कि बुनियाद के ऊपर हम जो सियासत है हमारी कौमी, हम उसको दाव पे लगाते हैं। गलतियाँ किससे नहीं, 2007 का जो एग्रीमेंट है नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान, वो इसी बात का बयान सबूत है कि दोनों के दरमियान गलत इन्होंने ऐसे हरकतें की एक दूसरे के खिलाफ, बिल्कुल की, और ये फिर भी नहीं सीख पाए 2007 के बाद। जिम्मेदारी का मुजाहरा आप कह रहे हैं दोनों तरफ से करना होगा। अता साहब, आपकी तरफ आते हैं हम। एक तो ये भी हमें बताएगा कि जिस तरीके से प्रोग्राम्स के अंदर हमारे यहाँ भी बैठ के जो जिम्मेदार शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से, वो कई दफ़ा इत्तेफाक भी कर लेते हैं कि वाकई हमें बातचीत करनी चाहिए। पार्टी के अंदर आप हमें कोई इत्तला दे सकते हैं कि किस हद तक ये वाली सोच पाई जाती है कि अभी भी बातचीत से मिल के ऑपोजिशन की जाए एक प्लेटफॉर्म से, इसके अभी भी कितनी गुंजाइश मौजूद है? और आप, हम चाहेंगे एक और कॉमेंट भी कर दें डस्का इलेक्शन के ऊपर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पैसा चलाया गया है नून लीग की जानिब से, और वो कहती हैं कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। आप इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा अपने जवाब में। देखिए, मैं सबसे पहले तो शेरा रजा साहब मेरी अदी हैं, मैं बड़ी दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनकी एक सियासी स्ट्रगल है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर। बात यह है कि हर मसले का हल बातचीत होता है, और स्पेशली सियासत में बातचीत के अलावा कोई हल और नहीं होता। तो हम बंद गली में ना जाएं, हम बैठ के अपने टेबल के ऊपर बैठ के अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। प्रॉब्लम जरूर आती है, और हमें भी ये प्रॉब्लम है कि हम जहां जाते हैं कि लोग ये सवाल करते हैं। लोग क्या सवाल करते हैं? आई विल बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक। लोग ये कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के हाथों इस्तेमाल हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने आपसे अपना फायदा उठाया है, अपना मतलब निकाला है, और उसके बाद आपसे आंखें फेरी हैं। हमारा कारकुन हमें सवाल करता है, हमारा वोटर सपोर्टर हमें ये सवाल करता है, और हमें ऑब्वियसली हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारी एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, तो हमें लोगों को भी जवाब देना है। तो आज मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई कि अगर वो होती तो चीजें बहुत ही आराम से सुलझ जाती, और आज मामला इतना ना बिगड़ता जितना आज बिगड़ चुका है। अभी भी देर नहीं हुई, और मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी आपके शो के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है और इल्तमास है कि मामलात को इतना हम ना बिगाड़ें कि वहां से वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए। हमारा गोल एक है, हमारा मुखालिफ एक है, तो हम क्यों उस रास्ते जाएं कि जहां से वापसी का इम्कान ना हो और हम इकट्ठे ना हो सकें। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि तहम्मुल की, बुर्दबारी की और मामला फहमी की सियासत करें, और मामलात को जातियात पे मत लेके जाएं। हम नहीं ले जाना चाहते। हमें बहुत ठेस पहुंची है, माजी में भी पहुंची है, अब भी पहुंची है, मगर हमने भरपूर साथ दिया है, हर चीज के बावजूद साथ दिया है। तो अब जिस तरफ मामलात चले गए हैं वहां से वापसी करनी चाहिए, और बैठ के इन मामलात को हल करना चाहिए। ये देखिए, पीडीएम के तहत इस्तीफे ना सही, कोई ना कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी तो बन सकती थी, मगर जिस तरीके से मामलात को चलाया गया है, मैं बतौर एक सियासी कारकुन के मेरा दिल दुखी है, और मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं हुआ। इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें मामला सुलझ सकता है, और तमाम लोगों को बैठ के आपको अभी भी आप अभी भी पुरुमीद ना भी हो, लेकिन आप ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि बेहतरी की तरफ जाया जाए। लेकिन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके शैला साहिबा से पूछेंगे कि अता साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हाथों हम इस्तेमाल हुए, हमसे लोग ये सवाल करते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी भी पूछ रही है कि हम उनसे भी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू हुई है नून लीग के वन साइडेड फैसलों की वजह से। इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे हम, जिसमें आता तारड़ साहब बहुत ही नेक ख्यालात का इजहार कर रहे थे, तो शैला साहबा से जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। शैला साहबा, लेकिन एक ओवरऑल जो परसेप्शन था पीडीएम के बारे में कि एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती, लेकिन एक कुर्सी के बाद जहाँ तक बातें पहुँच गई, बयानात जिस इंतहाई लेवल तक पहुँच गए, वो हम सब ने देखा है। अब जिस तरह आता साहब बात कर रहे हैं, आपके क्या जज्बात हैं इस पर मिल बैठने पर? जी। हाँ, मैं समझती हूँ बात कुर्सी की नहीं है। मैं आपको चेयरमैन बिलावल की नीयत के बारे में बताती हूँ। सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैंने, मेरी जात ने बहुत तकलीफ उठाई है नून लीग के दौर में, लेकिन जब कराची मरियम साहिबा आई 18 अक्टूबर के जलसे में, तो चेयरमैन ने स्पेशली मुझे फोन किया और कहा कि आप जाइए, आप जाके वो करेंगी, हमें ये सारी दिल की रंजिश मिटानी है। उन्होंने मुझे किया क्योंकि वो बहुत मेरे साथ टाइम गुजरने में मेरे दुख को महसूस करते थे 1990 के, तो उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा। फिर ऐसी बात नहीं है कि अता साहब ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग कहते थे क्यों अपना स्टेज मरियम को दे रहे हैं, हमारे यहाँ एक सोच ये पाई जाती थी, लेकिन हमने कहा नहीं, हम हमेशा मुखालिफ रहेंगे एक दूसरे के, लेकिन अपने लहजे को, अपने तरीके को हम एक डिफरेंट बनाएंगे। और इस वक्त मुश्किल में अवाम पाकिस्तान की है, हम एक सियासत को नई जिंदगी दे रहे हैं कि अपने अल्फाज, अपने बयान, अपने तरीके अच्छे करेंगे। और फिर ये हुआ, मुझे नहीं मालूम कि इन्हें ये क्यों सोच आई कि इनको इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन ने हर बात को आगे लेके चले। आप मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे हैं कि बीबी जिंदा होती तो हमें ये कमी महसूस नहीं होती, उसी बीबी के कातिलों के वकील को आप मामूली ले रहे हैं हमारे जज्बात के लिए। और आप दिल पे हाथ रख के बताएं, ये एक सीट की बात नहीं है, आप संजीदगी से एक बात करके बताएं कि आपकी कितनी तैयारी थी लॉन्ग मार्च की पंजाब में, हमारी थी। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके सारे लोग इस्तीफे ना देते, आपके लोगों को आपने खुद लोटे उनके सरों पे, उनकी पगड़ियों पे रखे, हम सबने दिए। आप लोग की तैयारी नहीं थी। क्या पीडीएम का इजलास नहीं होना चाहिए था पहले? हमने इतने दिन मुंह बंद रखा। क्या हम किसी के एम्प्लॉय हैं कि कोई हमें शुकौस देगा? अता साहब, अता तारड़ साहब, मैं बहुत दिल से ये बात कर रही हूँ। आप जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो आपके अलावा सिर्फ एक मैं थी जिसने एम्बो लिफ्टर जो है वो वर्ड यूज किया था, और मैंने कहा था नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से ऐसे। हमने नवाज शरीफ के जाने को, जो हुकूमत कह रही थी, अदालत ने भेजा, हमने बराबर का आपके साथ दफा किया। जब मरियम साहिबा गिरफ्तार हुई तो जो रद्द अमल, जिन अल्फाज में, जिस तरीके से, जिस जज्बात के साथ चेयरमैन बिलावल ने दिया, वो हमें पीएमएलएन में भी नजर नहीं आया, और उसको मातूब किया गया कि ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत संजीदगी से कह रही हूँ कि लॉन्ग मार्च में पीएमएलएन और जेयूआई सीरियस नहीं थी, उनको इससे पहले मीटिंग एक बुलानी चाहिए थी, उन्होंने ऐलान किया और इस्तीफे उससे नथी कर दिए। और उसके बाद की मजीद जो सूरत हाल है पंजाब से लेकर दूसरे तक की, वो आपके सामने। मैं नहीं समझती कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। जहां तक वर्कर्स की सोच की बात है, देखिए मैं ये कहूंगी बड़े उससे कि पीटीआई का और नून लीग का एक एक वर्कर शहीद हुआ डस्का इलेक्शन में, लेकिन दोनों ने बातचीत की पंजाब पे। वर्कर के बड़े जज्बात होते हैं, ठीक है, वर्कर के बड़े एहसास होते हैं। वर्कर इनको डस्का में जिता के ये कह रहा है कि ये मैदान खाली नहीं छोड़ना आपने। ठीक है शैला साहिबा, हम और मुझे अब दूसरी जगह जाना है, और मैं भी ये समझती हूँ और दिल से ये कहती हूँ कि जो तबाही, जो मुल्क दुश्मन पॉलिसी, जो आम दुश्मन पॉलिसीज इस हुकूमत की हैं, इसके अलावा उनकी कोई पॉलिसीज नहीं है, ना खर्चा पॉलिसी है, ना ज़राई पॉलिसी है, ना पॉलिसी है, कुछ नहीं है। तो इनको हटाना ही होगा। मेरी आपकी जमात की तरफ से ऑफिशियली चेयरमैन साहब ने आपके आज बात की है इन सारे मामलों के ऊपर तफसीली तौर पर शैला साहिबा, और हमें पता है आपने कहीं जाना है, इसलिए हम चाह रहे थे आप जल्दी करें, हम अता साहब की तरफ जाए। अता साहब, ये बात तो शैला साहिबा कह रही हैं कि बीबी के बारे में आप कह रहे हैं अगर वो जिंदा होती बेनज़ीर भुट्टो तो मामलात मुख्तलिफ तरीके से होते, और साथ ही आपकी जमात आजम तारड़ साहब को नॉमिनेट भी कर देती है, तो तजाद नहीं है आप लोगों की जो जज्बात हैं उनके अंदर। और दूसरी बात ये भी आप हमें बता दें कि अब पीपल्स पार्टी ऑफिशियली एक ऑपोजिशन का मुल्क के अंदर किरदार अदा करने जा रही है। आपकी जमात का अवामी मसाइल के हवाले से क्या प्लान है उनको उजागर करने के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजम तारड़ साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं,
اور پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے ان کو پتہ نہیں کیوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کی فہرست میں یا ان کی صف میں شامل کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے ایک پولیس افسر کا کیس لڑا تو کیا وہ پولیس افسر قتل میں ملوث تھا؟ کیا وہ خدا نخواستہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت میں ملوث تھا؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ تھا تو کیا اعظم صاحب نے پروفیشنل وکیل کے طور پہ اس کے کیس میں کوئی غلط چیز انہوں نے کہی، کوئی غلط شہادت ریکارڈ کروائی؟ اور دیکھیں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. کیوں نہیں پوسٹ مارٹم کرایا گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک جو کیس ہوتا ہے سب سے پہلے مرڈر کیس کی طرح پوسٹ مارٹم کراتے ہیں. میں نہیں یہ کہنا چاہتا، آپ ہائنڈ سائٹ میں اور ایک آفٹر تھاٹ کے طور پہ اعظم تارڑ صاحب کو ملائن کر رہے ہیں صرف اپنی سیاست کے لیے. یہ مت کیجئے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ نے یہ بات پی ڈی ایم میں کیوں نہ اٹھائی؟ جب پی ڈی ایم کی میٹنگ جاری تھی آپ تب اعتراض اٹھاتے کہ جب اعظم تارڑ صاحب کو سینیٹر نامنیٹ کر رہی تھی مسلم لیگ تب تو آپ کو خیال نہ آیا. اب بطور آفٹر تھاٹ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے اتنے مہینے گزر جانے کے بعد یہ آپ نے پلی لی ہے تو یہ پہلے دن آپ نے پلی کیوں نہیں لی؟ میں تو مجھے تعجب ہے. اور دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے اسلام آباد کی سیٹ پر 55 ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، 83 ووٹ ہمارے ہیں. ہمارا رائٹ تھا کہ ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں، نہیں کیا. ہم نے ان کی آل آؤٹ سپورٹ کی. اور یہ جو شیلا صاحبہ گنوا رہی تھی میرے پاس پوری لمبی فہرست ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا. اور دیکھیے ہمارے ساتھ ہم آخری کامنٹ افتخار صاحب کا لیں گے اب. جی ٹھیک ہے عطا صاحب، آپ لوگوں کے شکوے شکایتوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر 2-3 گھنٹے کا پروگرام کسی دن رکھنا پڑے گا. افتخار صاحب آخری کامنٹ آپ کا ایک ہم حکومت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. فواد صاحب کل ڈسکا الیکشن کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے، جو کہ فواد صاحب اکثر اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، ریالٹی چیکس دیتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب پی ٹی آئی یہاں نون لیگ نہیں جیتی ہے ڈسکا سے، بلکہ پی ٹی آئی ہاری ہے اور ہمیں ہارنے کی وجوہات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے. کچھ دن پہلے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کچھ افراد جو اراکین کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے جواب مانگتے ہیں کہ حکومت کیوں ڈیلیور نہیں کر رہی، ہم سے سوال کیے جاتے ہیں. اور شوکت ترین صاحب نے کچھ دن پہلے آ کے ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ معاشی کس قسم کی پالیسیز اپنائی گئی، ان میں کیا غلطیاں تھیں، اور اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کیا. یہ اوور آل ساری چیزیں حکومت کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ نہیں ہے، یا پھر اپوزیشن کی جو سپلٹ ہے یہ ان کا فوکس ہونا چاہیے؟ حکومت کا اپوزیشن کی سپلٹ سے کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، جو سپلٹ ہوئی ہے اور جن وجوہات کی بنا پہ ہوئی ہے وہ سپلٹ کرنے والے ہم سب سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہے، عمران ارریلیونٹ ہے. عمران کو جب جانا ہے تب وہ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر جو آپ نے 2-3 باتیں کہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں فواد کیوں ایسا کہتا ہے کہ وہ جیتے نہیں ہم ہارے ہیں؟ بیکاز فواد از اے پولیٹیکل ورکر. وہ پولیٹیکل سینس رکھتا ہے. وہ آنے والے کل کو بھی کوئی تھوڑی بہت اس کو سوجھ بوجھ ہے، تو وہ اپنا ریکارڈ بڑا کلیئر رکھنا چاہتا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر اس نے اس موقع پہ کیا کہا. وہ فردوس ساشا کروان کی طرح وہ باتیں نہیں کرتا کہ جو بعد میں ثابت بھی نہ کی جا سکے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے وہ کچھ اور طرح کی باتیں کرتے تھے افتخار صاحب. نہیں فواد تو کرتا ہے. میں نے آپ کو کیا فکر ہے، میں نے کہا کہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ریکارڈ درست رکھا جائے اور فیوچر میں کہا جائے کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. مجھے کلوز کرنا ہے افتخار صاحب، آپ یہ جو سازش کی بات کر رہے ہیں، ہم آنے والے دنوں میں ہم آپ سے ہی کوشش کریں گے اور اس کو ایکسپلور کوشش کریں گے کہ آخر کار ایسا ہوا کیوں پی ڈی ایم کے درمیان. ہم نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے اور آخر میں جاتے جاتے ایک ذکر کرنا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. میں شکریہ ادا کروں گی ہمارے آج کے مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. عطا تارڑ صاحب، شیلا رضا صاحبہ اور افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے.
آخر میں ہم جاتے جاتے آج ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی، اس کا ذکر کریں گے۔ انسانی حقوق کے علمبردار آئی رحمان صاحب کی ہم گفتگو کریں گے ان کے بارے میں، جن کی وفات کی جب آج خبر آئی تو بہت ہی افسوس کا اظہار کیا گیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سبھی لوگوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ ہماری صحافی کمیونٹی کی طرف سے بھی ان کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے ہم ذکر کریں گے طلعت حسین صاحب جو کہ صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام ان کے لیے اسی کا ہم ذکر کریں گے جو انہوں نے گفتگو اس میں جو انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آئی رحمان صحافت کے لیے وہ حیثیت رکھتے تھے جو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر آئین جو حیثیت رکھتا ہے، تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتنی اہمیت تھی صحافتی برادری کے لیے، انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جو خدمات تھیں، اور جس طرح سے وہ آواز اٹھاتے رہتے تھے۔ جو خلا ان کے جانے سے پیدا ہوا ہے وہ یقینی طور پہ پر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔